न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। अगर आप देख रहे हो, समझ पा रहे हो, एक बहुत अजीब सी प्लानिंग चल रही है। एक ऐसी तस्वीर है जो कि चुनाव से पहले भर भर के सामने दिखाई दे रही थी। मुख्यमंत्री हो, बड़े नेता हो, कोई भी हो जो कि विपक्ष का हो, उसके घर के दरवाजे पर जब घंटी बजती तो वो समझ जाता कि यहाँ पर ईडी या सीबीआई का कोई व्यक्ति आया होगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा आम हो गया, चाहे पत्रकार हो, कोई भी हो। इस तरह की तस्वीर बन गई थी कि रोजाना कभी कहीं लगातार कभी रेड हो रही है, कभी अरेस्टिंग हो रही है, कभी डर बन रहा है। लेकिन जब से चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, कितने दिन हुए हैं जिसमें शपथ और मंत्रालय बंटना सब चीजें हो गई है कार्रवाई, इस बीच में तस्वीरें आपको इस तरह की लगातार नहीं दिखाई दे रही होंगी, मेंटल प्रेशर वाली तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही होंगी। आखिरकार ये क्या रणनीति है? क्या वाकई में चुनाव से जुड़े हुए वक्त पर उससे पहले एक ऐसी रणनीति बनाना जिसमें पैसे का भी खेल हो जाता है और राजनीति का भी खेल हो जाता है, ऐसी परिस्थितियों से बच करके फिर अब चुनाव परिणाम के बाद जब पता लग गया कि बैकफायर हो गई हैं चीजें, तो फिर वो चीजें दिख नहीं रही हैं। कहाँ गायब हो गई है ईडी सीबीआई इस वक्त? आइए बात करते हैं डॉक्टर सीपी राय जी से और उन्हीं से समझेंगे कि क्या वाकई में ईडी सीबीआई सिर्फ खास तौर से एक सर्टेन टाइम के लिए बनी है और फिर छुट्टी पे चली जाती है। सर प्रीता, पिछली सरकार बहुमत की सरकार थी, भारी बहुमत की, और ऐसा लगता था कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस और बीजेपी अजेय है। यद्यप मैंने 2017 में लिख दिया था कि मैं इनको अजेय मानने से इनकार करता हूं, इनको कभी भी हराया जा सकता, बहुत कमजोर लोग हैं ये, लेकिन अजेय माना जाता था। ये लग रहा था कि इनकी सरकार अनंत काल तक चलेगी। जब ये ऐसी सरकार कोई भी बन जाती है तो ब्यूरोक्रेट है, पुलिस है, वो उनके दबाव में रहते हैं। उनको लगता है यही आका है, यही हमको ट्रांसफर पोस्टिंग देंगे, यही मलाईदार पद देंगे, और वो उसके लिए एनकाउंटर तक करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी तमाम शिकायतें देखने को मिलती रहती हैं। फिलहाल ये सरकार अल्पमत की सरकार है, भाजपा अल्पमत में है, केवल 240 सीट है, 32 सीट कम है सरकार बनाने के बहुमत से। अभी बहुमत उनको हासिल भी नहीं हुआ है और बैसाखियों के सहारे टिकी हुई है। उन बैसाखियों में एक बैसाखी चंद्रबाबू नायडू की ऐसी है जिसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और बाबू नायडू को जेल भी जाना पड़ा था, और भी बहुत से लोग हैं। तो ये परिस्थितियां ऐसी हैं जब अनिश्चितता है, ये सरकार टिकेगी या नहीं टिकेगी, ये सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, जो बैसाखियां हैं वो कब खींच ली जाएंगी मालूम नहीं। इस अनिश्चितता के कारण जो ईडी और सीबीआई अंधभक्त होकर के आदेश मान रही थी, जो संविधान को एक किनारे रख के, कानून को एक किनारे रख करके पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी, निश्चित तौर पर वो अभी दहशत में है, अभी सहमी हुई है, अभी ठिठकी हुई है, अभी वो कानून के दायरे में जाके खड़ी हो गई हैं। तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। जब भी कोई आमतौर पे माना जाता है कि सरकार को कोई भारी बहुमत मिलना अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र में, उसके सर पर थोड़ी तलवार लटकी रहेगी तो दुरुपयोग नहीं हो पाएगा और सारी संस्थाएं भी दुरुस्त रहेंगी। और जब सम्मिलित सरकारें बनती, कांग्रेस की सरकारों को छोड़ दीजिए, नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की सरकारों को छोड़ दीजिए, उन लोगों की सरकारें देश के प्रति डेडिकेशन की सरकारें थी, कमिटमेंट की सरकारें थी, आजादी के मूल्यों की सरकारें थी। लेकिन उसके बाद जब भी आपने देखा, जो भी कोई सरकारें सम्मिलित बनी, संयुक्त बनी विभिन्न दलों की, उन सरकारों ने ज्यादा बेहतर काम किया। उन सरकारों में संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होने पाया, उन सरकारों में संस्थाएं स्वतंत्र रही, उन सरकारों में मीडिया भी स्वतंत्र रहा, ईडी सीबीआई और चुनाव आयोग भी स्वतंत्र रहा। ये देखने को मिला है। अब ऐसा लगता है कि भारत देश को इन परिस्थितियों को देख के जो पिछले 10 साल हुआ है, अब ऐसी सरकारें ही चुनने की जरूरत है जिसको अगर बहुमत मिले तो बस नाम मात्र का मिले, अथवा संयुक्त सरकारें बने, तभी इस देश की जनता का भला होगा और तभी चीजें ठीक से चल पाएंगी और लोकतंत्र परिपक्व हो पाएगा। ईडी सीबीआई भी कोई अनोखी नहीं है, उसी के नाते वो भी फिलहाल इंतजार कर रही है कि आका को बहुमत मिलता है या नहीं मिलता है, या नया आका कौन बन जाता है, तब उसके हिसाब से वो काम करेंगी। हाँ विनीता। सर, लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है यहाँ पर कि जिस तरह से चुनाव से ठीक पहले लगातार धरपकड़ की जा रही थी, सबको भ्रष्ट साबित किया जा रहा था, यहाँ पर मोदी जी की ही शपथ समारोह में पता लगता है कि अडानी आते हैं और तब कोई सवाल नहीं उठ रहा है। ये तमाम तस्वीरें यहाँ पर सामने दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीर साफ नहीं हो रही है कि ये दरअसल यहाँ पर नरेंद्र मोदी जो है वो पिक्चर इतनी ग्लिचेस क्यों है उनके पिक्चर में? एक और ब्लंडर मैंने देखा, मैंने फोटो देखी है।
अडानी और अंबानी इस तरह के लोग तो पहली लाइन में बैठे हुए थे, और आर्मी के जनरल संभवतः तीसरी चौथी लाइन में कहीं किसी ने गोल घेरा बना करके उनकी फोटो डाला हुआ है। आर्मी का चीफ इस देश का एक महत्वपूर्ण पद है। आर्मी का चीफ, डिप्टी चीफ, एयरफोर्स का चीफ, नेवी का चीफ, वो महत्वपूर्ण पद है और निश्चित तौर पर उनका सम्मानजनक स्थान होना चाहिए था। कम से कम वो चौथी पांचवी लाइन में बैठने वाले लोग तो नहीं है। लेकिन इस तरह का है कि अडानी अंबानी चूंकि मालिक है इस सरकार के, इस पार्टी के, नरेंद्र मोदी के असली मालिक वही लोग हैं। उन्होंने ही 50-60 हजार करोड़ रुपया खर्च किया था 2014 के चुनाव से पहले। उन्होंने ही उनको स्थापित किया, उन्होंने उनको देवता बनाया, जो बायोलॉजिकल नहीं होकर के और पता नहीं कैसे हो गए हैं, वो स्वयं धरती पर अवतरित हो गए हैं। तो ये सब तो उनके मीडिया ने, जो उनका गुलाम मीडिया है, उनका खरीदा हुआ मीडिया है, उसी ने बनाया है। तो निश्चित तौर पर उनका स्थान बड़ा है और देश की सेवा करने वालों का स्थान थोड़ा छोटा है। तो ऐसे हम लोग को इसको कोई बहुत आश्चर्य से नहीं देखना चाहिए। सर, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात की गई, इस बार भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था। मुझे याद है जब यूपीए सरकार की विदाई हो रही थी, 2014 की वक्त की बात है, तब भ्रष्टाचार का ही ऐसा मुद्दा था जो कि बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, सब यही चर्चा करते थे और वही भ्रष्टाचार की बात करके वो सत्ता में आए थे, दोनों की अगर बात करें। लेकिन आज की तारीख में भी भ्रष्टाचार ही बड़ा मुद्दा बना हुआ। जी सर। विनीता, आप 2013 में लेकिन एक बात है सर, यहाँ पर बीजेपी ने भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा आज भी खुद सत्ता में रहते हुए विपक्ष पर ही डाले रखा है। नहीं, आप 2013 में जाइए, विनोद राय नाम का एक सीएजी जो रोज घोटाले निकाल रहा था, उसने इतने घोटाले निकाले जितनी मुद्रा भी इंडिया में नहीं छपी उतनी करेंसी, हर मामले में घोटाले निकाल रहा था। जब हमको 250-300 रुपए में हमको इंटरनेट मिल रहा था तो उसको महंगा लग रहा था, भ्रष्टाचार लग रहा था। अब 999 रुपए में सस्ता लग रहा है वो। तो विनोद राय ने, वो चूंकि संघ से जुड़ा हुआ, उनके हाथ में खेल रहे थे वो, उन्होंने इतने घोटाले निकाल दिए कि लगता था कि जमीन से आसमान तक केवल घोटाले होते हैं और कुछ होता ही नहीं है, देश में कोई काम नहीं होता। और सुपारी मीडिया ने उसको प्रचारित इस तरह किया क्योंकि कांग्रेस सरकार में स्वतंत्र थी, कुछ भी बोल सकती थी। 24 घंटे उसने चलाया। एक भागा हुआ ड्राइवर अन्ना, उसको 24 घंटे चला चला के गांधी से बड़ा बना दिया। और कांग्रेस भी इतने बड़े दिल की, उसे 4 मंत्री भेज दिए उससे बात करने के लिए, जो भागा हुआ ड्राइवर जिसको कोई अकल नहीं है। और उसके बाद कुंभकर्ण के नीचे जाके सो गया। उसके बाद तो सलवारी बाबा सलवार पहन के भाग गया था, वो लगा 30 रुपए पेट्रोल डीजल बेचना। श्री 420 वो लगा 30 रुपए डीजल पेट्रोल बेचने। ये लोग कहने लगे कि मेरे पास अकाउंट के नंबर है सबके विदेश के, और मैं सरकार बनी है तुरंत आ जाएगा, इंडिया गेट पूरा भर जाएगा, 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे। तो वो फिजा एक ऐसी आरएसएस ने बनाई। बाद में उसी अन्ना ने कहा कि आरएसएस ने मेरा इस्तेमाल कर लिया। ये अन्ना का बयान है, मेरा बयान नहीं है। अन्ना ने बयान दिया बाद में दिल्ली में 2-3 साल बाद कि आरएसएस ने मेरा इस्तेमाल कर लिया। आरएसएस इसी तरह की साजिश करती है। और ये सब जो है, ये तो बाई प्रोडक्ट है। केजरीवाल तो उसके बाई प्रोडक्ट है अन्ना आंदोलन के, ये सारे लोग। उस वक्त ये माहौल बनाया गया कि कांग्रेस में सिर्फ भ्रष्टाचार होता है और कुछ नहीं होता, बाकी जो इसमें देश में जो काम हुआ वो कुछ नहीं हुआ आज तक। उसके नाते 2014 में जीत करके आए थे और कोई अच्छे दिन का और 30 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल 15 लाख रुपए देने के नाम पर आए थे। और उसके बाद देश के जितने भ्रष्ट महाभ्रष्ट लोग हैं, वो चाहे असम का मुख्यमंत्री हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे अशोक चौहान हो, जो भी भ्रष्ट आया उसको लेकर के इन्होंने अपनी पार्टियों में सरकार में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तमाम चीजें बना ली। ये इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा था कि भाई भ्रष्टाचार की बात करके आए थे और सारे भ्रष्ट अपने आप भर्ती करते जा रहे हो। इस चुनाव में ये मुद्दा भी बहुत बड़ा था। इससे बीजेपी और आरएसएस दोनों की क्रेडिबिलिटी बहुत गिरी है और उन्होंने बेईमानी से जीती सीटें ये, वरना 150 से कम सीटें उनकी आनी चाहिए थी, बाकी सीटें बेईमानी से जीती उन्होंने। हाँ सर, कुल मिलाकर के मतलब अभी ईडी सीबीआई जो है, जो शांत मोड में, आपको लगता है कि इस बार ये वापस उतने एक्टिव मोड पे आ पाएगी? क्योंकि इसने काफी बैकफायर भी किया है, लोगों के जहन में भी आ गया है कि विपक्ष को बेवजह छोटी छोटी बातों पर कुछ भी हो जाए, ईडी सीबीआई पहुंच रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे देती है, ऐसे कई मामलों में हुआ। आप एक चीज जरा चेक कर लेना। मुझे लगता है कि ईडी ने शायद 4000 या 5000 केस दर्ज किए, उसमें सारे केस फ्लॉप हो गए। सिर्फ 22 या 24 केस सिर्फ मुकाम तक पहुंचे और वो सब व्यापारियों के खिलाफ थे, नेताओं के खिलाफ नहीं थे वो। तो उसका जो रेट है, उसका स्ट्राइक रेट है, उसका ये है। बाकी तो राजनीतिक पपेट की तरह वो काम कर रही थी। हाँ, कर सकती है आगे वो, बशर्ते बीजेपी मोदी आने वाले 3 महीने में विभिन्न पार्टियां तोड़ करके अपने 280-90 एमपी बना ले अकेले के, तो फिर वो उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। ना मोदी बदलेंगे, ना शाह बदलेंगे, ना ईडी बदलेगी, ना इनकम टैक्स बदलेगी, उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है
इसके बारे में चंद्रबाबू नायडू भी सोच रहे होंगे, इसके बारे में नीतीश कुमार भी सोच रहे होंगे और इसके बारे में अन्य लोग भी सोच रहे होंगे। देखते हैं, उसका इंतजार हम सबको है। क्योंकि सर अभी भी याद है, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, हाल ही की बात है कि कैसे ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा को लेकर के अड़ गई थी सरकार, बार बार एक्सटेंशन चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि भाई आप एक ही अधिकारी के पीछे क्यों पड़े, कि आपके पास और अधिकारी नहीं है। तब कहीं जाके उनका एक्सटेंशन रुका था, बार बार एक्सटेंशन की डिमांड वो कर रहे थे। अब इस तरह, और ये खबरें ये भी थी कि जब उनको एक्सटेंशन नहीं मिला, बावजूद इसके अंदर खाने बड़े फैसले और फॉलोअप्स में वही काम कर रहे थे, मर्जी उनकी चल रही थी, इंफॉर्मेशन क्योंकि उनके पास थी। विनीता, जमीर बेचना हर एक के बस की बात नहीं है। ठीक है, आजकल के इस कलयुग में जमीर बहुत लोग बेचते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं भी बेचते हैं। तो जिनका जमीर पूरी तरह बिक जाता है, उनकी स्थितियां ऐसी हो जाती हैं। ये मजाक नहीं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6-7 साल से, जब से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, एक भी स्थायी डीजी नहीं, एक भी स्थायी चीफ सेक्रेटरी नहीं, सब टेम्पररी कार्यवाहक डीजीपी और कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी के बस पर काम चल रहा है। तो ऐसी ये सरकारें चल रही है, इसी तरह इनका कारोबार चल रहा है। तमाम कॉर्पोरेशन खाली पड़े हुए हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग खाली पड़ा हुआ, उसमें किसी को रखा नहीं जा रहा है, लोकपाल बनाया नहीं गया लंबे समय तक, और अगर बन गया तो उसकी कहीं सुनवाई नहीं दिखाई पड़ रही, उसकी कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ रही, न कोई केस उसमें दर्ज होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। आरटीआई से तमाम चीजें गायब कर दी गई, आरटीआई के कानून को कमजोर कर दिया गया है, ये सारी चीजें हैं, और फांसीवाद ये सब करता है। तो कुल मिला के सर ये कह सकते हैं कि इस बार ईडी सीबीआई उतने एक्टिव नहीं दिखने वाले हैं, क्योंकि बैकफायर कर चुकी है बीजेपी को। अगर सरकार ऐसे ही चलती रही तो नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर ये 30-40 या अगर ये 50-60 एमपी तोड़ने में कामयाब हो गए तो फिर दिखेंगे। हमको कोई भ्रम में नहीं रहना चाहिए। तो तोड़ फोड़ करने के लिए पहला हथियार है ये। मैं मानता हूं, मैंने आपकी पहली डिबेट में भी शायद सरकार बनने के पहले ये कहा था कि नायडू और नीतीश कुमार को ये समझना चाहिए कि उन्हीं की पार्टी तोड़ दी जाएगी 3 महीने में। अगर लोकसभा अध्यक्ष वो अपना बनवाने में कामयाब नहीं हो पाए तो अगला 3 महीना होगा जो तोड़फोड़ होगी और बीजेपी अपना बहुमत अकेले बना लेगी। मैंने आपकी पहली डिबेट में कहा था इस सरकार बनने के 1 दिन पहले। जी सर, यानी कुल मिला करके अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस वक्त समझदारी से चीजों को कंट्रोल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो शायद यही सबसे पहले इसका शिकार होने वाले हैं कि जो छुट्टी पर लग रही हैं इस वक्त ईडी सीबीआई गई हुई हैं, ये उन दोनों की जिम्मेदारी है। भारत देश के प्रति अगर उन्होंने संविधान की शपथ ली है, ये दोनों की जिम्मेदारी है कि भारत देश को बचाएं, भारत देश के संविधान को बचाएं, भारत देश के लोकतंत्र को बचाएं, भारत देश की जनता को बचाएं। ये नायडू की भी जिम्मेदारी है, नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है, और बाकी जो चुन के आए हुए लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी 2 की जिम्मेदारी नहीं है, बाकी सबकी जिम्मेदारी है कि भारत देश इसी संविधान और लोकतंत्र को बचाएं। जी सर, थैंक यू सो मच सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है ईडी सीबीआई इस वक्त जो कि लोगों की नजर में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ इस वक्त वो शांत क्यों है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। कभी भी ये वापस से अगर एक्टिव हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी सोचना होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।